नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। यहाँ पे हम इंडिया की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर, सिग्निफिकेंस और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे इसको और ज़्यादा अच्छा या सुदृढ़ किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है क्या। देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे भारत की। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ये? फाइनेंशियल लॉ इन्फोर्समेंट, यानी फाइनेंशियल जो लॉ होते हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, उनको लागू करना है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे भारत की। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है ईडी। तो इसको याद रखने का ऐसे ट्रिक है, फ्रेंड, FRIEND। तो ये F से हमारे पास आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, R से आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इसके अंडर आ गया ये ईडी, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। प्राइमरी मैंडेट क्या है कि इकोनॉमिक लॉज जो हैं उसको इन्फोर्स किया जाए और जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं उन्हें कम्बैट किया जाए। पर्टिकुलरली मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉज की जो वायलेशन होती है उन सारों को कम्बैट किया जाए। ये इसका एक प्राइमरी मैंडेट है। अब इवोल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले 1956 में भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर विद इन एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनी 1956 में। किस चीज़ को हैंडल करने के लिए? एक्सचेंज कंट्रोल लॉज जो थे फेरा 1947 के अंडर, उन्हें हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनती है। अब इस इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया जाता है 1957 में। 56 में इन्फोर्समेंट यूनिट बनती है, 57 में यूनिट में यू से हटा के डी डाल दिया जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब यहाँ हमने देखा कि जो इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई वो किसके अंडर बनाई गई? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। तो 1960 में आके इसका जो कंट्रोल है इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पहले ये इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर थी, अब ये किसके अंडर आ गई? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ जाती है। तो ये 1960 में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब 73 से 77 के बीच में टेम्पररी इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसके अंडर रख दिया जाता है, और फिर 1977 में दोबारा इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अब से ये इसी के अंडर फंक्शन कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री है फाइनेंस, और फिर आता है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। पहले ये कभी आती थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर, लेकिन उसके बाद फिर 1960 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफ़र करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में डाल दिया गया। 73 से 77 तक ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर रही, लेकिन 1977 में दोबारा इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ट्रांसफ़र कर दिया, और अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। यहीं से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन लीड होती है। फिर कुछ जगह इसके रीजनल ऑफिस आते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, और हर एक रीजनल ऑफिस को हेड करता है एक स्पेशल डायरेक्टर। जोनल ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे 27 ऑफिसेज हैं इसके प्रोमिनेंट सिटीज़ में, और हर एक को जॉइंट डायरेक्टर हेड करता है। फिर इसके अंडर सब जोनल ऑफिसेज आते हैं, तो कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जैसे मैंगलोर, इलाहाबाद, इंदौर, यहाँ पे 12 से 13 इसके ऑफिसेज हैं, और हर एक को डिप्टी डायरेक्टर हेड करता है। कंपोजिशन और रिक्रूटमेंट की बात करें तो कंपोजिशन क्या आता है? सबसे पहले डायरेक्टर आता है, फिर स्पेशल डायरेक्टर्स आते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स आते हैं, और फिर बाकी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी रिक्रूट होते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वहाँ से भी इनको कुछ लोगों को लाया जा सकता है।
जो टॉप ईडी ऑफिसर्स होते हैं वो जनरली इस्टेब्लिश्ड सर्विसेज से आते हैं। कौन कौन सी? जैसे कि IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो कई ऐसे जो बड़े बड़े ईडी ऑफिसर्स होते हैं वो IAS, IPS या IRS होते हैं। डायरेक्टर ऑफ ईडी की बात करें, इसकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर की, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होती है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। अब यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी होती है जिसकी रिकमेंडेशन पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर ऑफ ईडी। तो अब यहाँ पे जो आपकी हाई लेवल कमेटी होती है उसमें कौन कौन होते हैं? सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर्सनल और फाइनेंस, इनके जो सेक्रेटरीज होते हैं ये सारे उस कमेटी के मेंबर होते हैं और वो सारे एक व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं जिसको बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। टेन्योर की बात करें तो स्टार्टिंग में जो ईडी के डायरेक्टर थे उनका फिक्स टेन्योर था 2 साल का। 2 साल तक कोई भी व्यक्ति ईडी का डायरेक्टर बनेगा, लेकिन बाद में डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 आता है जहां पे 5 साल तक एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो एक्सटेंशन जो है वो 1 साल तक एट अ टाइम दे दी जाएगी, मतलब कि अगर 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो 1 साल तक और इसको बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 2 साल तो मतलब उसके टेन्योर हुआ ही, और 3 उसको मैक्सिमम एनुअल एक्सटेंशंस दी जा सकती हैं। और यहाँ पे जो एक्सटेंशंस होंगी वो रिटन जस्टिफिकेशन वहाँ पे होनी चाहिए कि क्यों इसको पब्लिक इंटरेस्ट में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे रिटन जो जस्टिफिकेशन है वो देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भैया सबसे पहले इसकी जो एक्सटेंशन है टेन्योर की वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में है और क्यों इसकी जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, ये आपको रिटन जस्टिफिकेशन देने पड़ती है। अब यहाँ पे ईडी के कुछ ब्रॉड फंक्शंस को देखें तो सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट आता है। यहाँ पे फेमा, PMLA और FEOA जैसे जो लॉज के प्रोविजंस हैं उनको ये इन्फोर्स करता है। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हैं या बैंक फ्रॉड है, उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करता है। आपने कई बार ईडी की रेड सुनी होगी, तो यहाँ पे इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके पास कुछ इन्फोर्समेंट पावर्स भी होते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करना, सर्च करना, सीजर करना, प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है ईडी के द्वारा, फिर रिकॉर्ड्स के लिए समन करना, और जो पर्सन्स हैं उन्हें भी समन किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो यहाँ पे ये इन्फोर्समेंट पावर्स इसके पास हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशंस होती हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करता है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो होते हैं भारत की इकोनॉमिक की ग्रोथ में जो ऑफेंस होते हैं, अगर मान लो ऐसे वैसे कोई काम हो रहा है तो उसको भी टैकल करना ईडी का काम होता है। फिर कोऑर्डिनेशन आती है, तो कुछ एजेंसीज हैं जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट या सीबीआई को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया भी है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, सर्च करिए CBI GK न्यूक्लियस, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है, ये इसके ब्रॉड फंक्शंस हैं। स्टैट्यूटरी फंक्शंस की बात करें, स्टैट्यूट क्या होता है? जहाँ पे लॉ की बात हो रही है वो स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूट है। तो यहाँ पे एक लॉ आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आया था 2002 में, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है, बताइए भारत में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया? तो 2002 में आया। ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान में रखना है। तो क्रिमिनल लॉ है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे ये भी प्रावधान है कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है उसकी प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी उसको भी अपना बनाया जा सकता है। मतलब ईडी जो है वो उसको कन्फिस्केट कर देगी कि भैया अब ये ईडी की है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ईडी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है PMLA के अंदर? तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ये कंडक्ट करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, उसके एसेट्स को ट्रेस किया जाता है, जो भी उस क्राइम के वजह से, जो उसने क्राइम किया है मनी लॉन्ड्रिंग, उसके वजह से उसने एसेट्स बनाए हैं, उसे ट्रेस किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कनेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ उसको भी ये प्रोविजनली अटैच करता है, और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो होता है ऑफेंडर का वो भी इंश्योर करता है। इसके साथ साथ जो फैसिलिटेट करता है ये कन्फिगरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये स्पेशल कोर्ट के माध्यम से। स्टैट्यूटरी फंक्शंस में एक तो आ गया PMLA, फिर आता है फेमा और FEOA। फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, ध्यान रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है। सिविल लॉ है ताकि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको अमेंड किया जा सके और उनको कंसोलिडेट भी किया जा सके। अब यहाँ पे ईडी का रोल क्या आता है कि अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज लॉज जो हैं
उनके साथ कोई ना कोई कंट्रावेंशन होती है, यानी कि कोई ऐसा काम है जो उन लॉज के अंडर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके साथ साथ जो वायलेटर है, जिसने इन लॉज को वायलेट किया है, इनके ऊपर पेनल्टीज भी लगती हैं और ये एजुकेट भी करता है। फिर आता है FEOA, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये आया था 2018 में। तो फ्यूगिटिव होते हैं भगोड़े, जैसे कई हमारे भारत में पैसा लूट के चले गए हैं भगोड़े, है ना, तो ये भगोड़े होते हैं, भगोड़ों को बोलते हैं फ्यूगिटिव। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं वो इंडियन लॉ को इवेड ना कर रहे हैं, मतलब कि बाहर ना चले जाएं, भाग ना जाएं, जैसे भारत में कई हैं जो भाग गए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को डिटर करने के लिए इसको लाया गया था। तो अब यहाँ पे ED का क्या काम है, जो भी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, यानी भारत में करप्शन करिए किसी और देश में भाग गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये अटैच कर लेता है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम ये कर देता है। ये इसका काम है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इसके कब आया था ये एक्ट, तो ये 1974 में आया था। इसके तहत जो डायरेक्टरेट होता है ये एम्पावर्ड है, उसको सशक्त किया गया है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस हैं उनको स्पॉन्सर कर सकता है विद रिगार्ड टू कंट्रावेंशन ऑफ फेमा। तो फेमा एक्ट जो है उसके साथ अगर कंट्रावेंशन होती है, अगेन वही बात है कि भाई कोई काम है जो लॉ के मुताबिक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके केसेस को ये स्पॉन्सर कर सकता है। ये चीज़ डायरेक्टर को एम्पावर्ड या सशक्त करती है। कौन सा एक्ट है ये, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति या जो लीगल एंटिटी है उस तक इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड होती है ED की। अब देखिए पावर्स की बात करें, सबसे पहले कंप्लेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे ये कोई भी सुमोटो यानी अपने हिसाब से कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। इनको सबसे पहले कंप्लेंट आनी चाहिए किसी पुलिस की या किसी एजेंसी की। अब ऐसा नहीं है भी ED अपने हिसाब से काम करने लग पड़े, नहीं, सबसे पहले ED के पास कंप्लेंट आनी चाहिए, भैया ये यहाँ पे ऐसा क्राइम हुआ है, जाओ इन्वेस्टिगेट करो। तो यहाँ पे सुमोटो का मतलब होता है कि अपनी ही मर्जी से काम करना, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है आपके पास सबसे पहले एक कंप्लेंट आनी चाहिए, चाहे वो पुलिस करे चाहे वो कोई एजेंसी करे, उसी के बाद आप फिर अपना जो काम है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो सब कर सकते हो। यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, और फेमा और PMLA की वायलेशन अगर होती है तो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती है। और यहाँ पे फिर स्पेशल कोर्ट्स और PMLA कोर्ट्स से होते हैं जिनके माध्यम से ये रिजोल्यूशन भी कर सकती है। तो ये सारी जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक क्राइम अगर होते हैं तो भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं उसको डिटर किया जाए, डिसरप्ट किया जाए, और ED जो है वो काम करती है, तो इसलिए ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है ये, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड हैं लेजिटिमेट बिजनेस के लिए उन्हें भी इंश्योर करती है। एसेट रिकवरी की बात करें तो ऐसे इलीगली ऑब्टेन जो एसेट्स होते हैं उनको ये सीज करती है, और इस प्रकार के क्राइम्स को ये डिस्करेज करती है, और जो स्टोलन फंड्स होते हैं उनको भी रिकवर करती है पब्लिक गुड के लिए। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फाइनेंशियल सिस्टम को ये प्रमोट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे भारत की डेवलपमेंट भी होगी। ग्लोबल पार्टनरशिप, अब यहाँ पे इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट करती है ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप भी होती है। और फिर पब्लिक ट्रस्ट, अब जब ऐसे हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ एक्शंस होते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर जो हमारी जनता जनार्दन है उसका भरोसा भी होता है कि हमारे जो मेहनत की कमाई है, जो हम टैक्स दे रहे हैं, उसको ऐसे ही कोई करप्शन करके लूट के देश से अगर भागता है तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन होते हैं, तो जनता को भी भरोसा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। सबसे पहले पॉलिटिकल बायस और मिसयूज़। कई बार ऐसे एलिगेशन ED के ऊपर लगे हैं कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल वेंडेटा, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है उसका एक टूल बन के रह गया है, कि मतलब जो पार्टी सरकार में है वो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे केस कर रही है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लीगल लैप्सेस, अब यहाँ पे कोर्ट में कई बार चैलेंज हुआ है, और यहाँ पे लैप्सेस या ओवर रीच की बात हो रही है, मतलब ऐसी जगह भी ED घुस जा रही है जहाँ पे उसका काम ही नहीं है।
लो कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। तो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। तो ये सवाल खड़े करता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पे जनता को जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब होती भी है तो बड़ा कम होती है। तो ये भी एक कारण है कि मिसयूज़ का यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन जो तुम कर रहे हो उसको जनता को भी बताओ कि क्या इन्वेस्टिगेशन है। जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता कर लें कि तुम सही पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या फिर तुम वेंडेटा पॉलिटिक्स खेल रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। एक्सटेंडेड डिटेंशन, अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग डिटेंशन जो है विदाउट चार्जेस, कि आपने चार्ज नहीं लगाए लेकिन डिटेंशन जो है यानी जो व्यक्ति जो सो कॉल्ड क्रिमिनल है उसको आपने ज़्यादा समय तक उसको आप पकड़ के रख रहे हैं, तो इसको जो है इसको एक हरासमेंट की तरह देखा जाता है रैदर देन इन्वेस्टिगेशन। और फिर बिजनेस क्लाइमेट इम्पैक्ट, अब यहाँ पे कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट्स पड़ती हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसे भी ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो अब आगे क्या किया जा सकता है? पॉलिटिकल मिसयूज से इसको बचना चाहिए। देखिए ईडी एक बहुत ही अच्छी संस्था है, देश में अगर करप्शन हो रही है, ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको ओब्वियसली रोकना चाहिए, और उसको रोकने के लिए ईडी काफ़ी अच्छी एक भूमिका निभाती है। लेकिन यहाँ पे कई बार मिसयूज़ देखा गया है, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो अगर ये इल्ज़ाम सच हैं तो ऐसा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। मिसयूज़ से इसको गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर यहाँ फेयरनेस और स्विफ्टनेस में बैलेंस बनना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, और यहाँ पे जो ड्यू प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करते हुए क्लियर टाइमलाइंस को सेट करना ज़रूरी है। फिर जो बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि स्टेट पुलिस के साथ, सीबीआई के साथ, इनकम टैक्स के साथ, उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्लियर डिलिनिएशन हो सके। अब यहाँ पे लीगल और प्रोसीजर रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, तो लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको भी इन्हेंस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वहाँ पे जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, कमियाँ हैं, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और यहाँ पे ऑफेंसेस की डेफिनेशन क्लेरिफाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए भी कौन सा ऑफेंस है, इसकी क्या डेफिनेशन है। और ईडी की पावर जो है उसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से क्लियरिफाई करना चाहिए ताकि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन यहाँ पे नहीं हो सके। ईडी की पावर की डेफिनेशन का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि ओवररीच हो जाती है, कहीं पे ईडी का काम ही नहीं है, कहीं पर ईडी एक्शन नहीं ले सकती लेकिन फिर भी वो वहाँ पे एक्शन ले रही है, कहीं पे लेना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं ले रही है। तो इस प्रकार के जो आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं इनके स्कोप को भी कम करना चाहिए। तो कैसे कम होंगे? जब ईडी की पावर का पता होगा भाई ये ईडी की पावर है, ये ईडी की पावर नहीं है। फिर जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस है उसको थोड़ा ओपन बनाना चाहिए पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए, ताकि जो इस प्रकार के सवाल होते हैं कि भैया ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो सवाल ना उठ सकें। जनता जनार्दन को पता होना चाहिए क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। फिर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी एक्सेस होनी चाहिए जनता के पास, और यहाँ पे इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी जनता को पता होना चाहिए। अगर पब्लिक में कोई इंटरेस्टेड है जाके उसको पढ़ सकता है। रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पावर जो है उसको कई बार रिव्यू किया है, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है। पोटेंशियल लीगल रिफॉर्म जो हैं उनको अच्छे से डिफाइन करने चाहिए, और जो अरेस्ट, सर्च या सीजर की पावर्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़्यादा रिफॉर्म तरीके से करना चाहिए। अब हम फेरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको देखा पहले भी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1947 में। इसका एम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना। कहाँ पे, क्यों रिस्ट्रिक्ट करना? ताकि भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंजर्व किया जा सके। तो जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं वो इम्पोज होती हैं फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग के ऊपर, और ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी के ऊपर। इवोल्यूशन की बात करें तो 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था, 1973 में फेरा 1947 को रिप्लेस कर दिया गया फेरा 1973 से, यानी कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुई। उसके बाद फेरा 1973 रिपील कर दिया गया, यानी उसको वापस ले लिया और उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, इससे फिर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। तो फेरा आया 1947 में, फेमा आया 2000 में। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के जितने भी मैटर्स हैं वो सारे फेमा 2000 के द्वारा या अंडर रेगुलेट होते हैं। की डिफरेंसेस क्या हैं फेरा और फेमा में? 73 2000 क्रिमिनल लॉ विद प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, यहाँ पे प्रिजम्पशन थी गिल्ट की, यहाँ पे प्रिजम्पशन है इनोसेंस की। रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच थी फेरा की, इसकी लिबरलाइज्ड अप्रोच है, थोड़ा लिबरल है फेमा। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स, ये इसका फोकस था फेरा का, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए ये फोकस है फेमा का।
ईडी का रोल क्या है भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी में? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, तो आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट करता है पोटेंशियल इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। इन्फोर्समेंट, जो वायलेटर्स होते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लेता है, अरेस्ट करता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करता है। रिकवरी, क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करता है, कन्फिस्केट करता है। डिटरेंस, फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ये डिस्करेज करता है, कैसे? विजिबल इन्फोर्समेंट के साथ। प्रोटेक्शन, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को ये सेफ गार्ड करता है। अब यहाँ पे इन्फोर्समेंट और राइट्स की बात करें तो इन्फोर्समेंट की नीड क्या है? स्विफ्ट एक्शन होता है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के अगेंस्ट। इफेक्टिव टूल है ये, ताकि जहाँ जहाँ पे क्राइम हुआ है उसको ट्रेस किया जाए, रिकवर किया जाए, और जो एक्यूज पर्सन है उसकी फ्लाइट यानी भाग ना जाए, उसको रोकने का, प्रिवेंट करने की एबिलिटी इसके पास है। जो कम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर इसके पास है। राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट जो है यहाँ पे इसके ड्यू प्रोसेस है। इन्फोर्समेंट एक्शंस में ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे एजेंसी पावर्स की जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो भी होती है, और इसके साथ साथ टाइमली कंप्लीशन है ट्रायल्स का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को भी डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन यहाँ पे है। तो राइट बैलेंस जो बनाना है यहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। राइट बैलेंस किस किस में? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जिसको बोला जा रहा है अभी इसने क्राइम किया है, और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के बीच में। तो यहाँ पे जो बैलेंस बनाना है ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। तो कंक्लूजन में देखिए, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये भारत की एंटी फाइनेंशियल क्राइम फ्रेमवर्क का कॉर्नरस्टोन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए। ये फोस्टर करता है एक फेयर और रोबस्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भारत में, और इससे सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो भी खुलता है। ईडी जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, लेकिन यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इसकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस करने के लिए, और जो इसके ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ड्यू प्रोसेस को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट जो है उसकी बैलेंसिंग होनी चाहिए, ताकि ईडी की लेजिटिमेसी और जो इम्पैक्ट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये थे दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। होलिस्टिकली हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को और चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके, करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।